हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सृष्टि गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल शिक्षा मंत्र में। आपको याद होगा ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। हम लोग डिस्कस करते हैं 6th क्लास की सिविक्स बुक का यूनिट 1 डाइवर्सिटी, और इसका फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, जहाँ पर हम काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। हम लोग डाइवर्सिटी के बारे में जान चुके हैं। हम लोग ने समीर की कहानी सुनी, जहाँ पर 2 समीर थे और उन्होंने अपनी डाइवर्सिफिकेशंस हमें बताई। हमने यहाँ पर देखा कि डाइवर्सिटी इन इंडिया किस तरह से है और किस तरीके से ये हमारी लाइफ को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फन लविंग बनाती है। और आज के सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट में हम देखेंगे 2 जगहों के बारे में, दैट इज़ लद्दाख एंड केरला, एंड वील टॉक अबाउट इट एंड वील अंडरस्टैंड व्हाट डिफरेंट ways and how different ways they used to live, the difference in their history and the geographical area, how they create a diversification between these two places. So let's start our video without wasting a time. Please don't forget to like our video, share it and subscribe the channel. Okay, so without wasting the time, let's start the video. Now we were talking about Ladakh मैंने आपको बताया था, it is the northern state of our country, northernmost state. It is not a state, basically it is a union territory, Ladakh. Okay, let's talk about it. This is a picture of Ladakh. आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ज़्यादातर माउंटेन्स दिख रहे हैं, बहुत आपको कहीं पर भी वेजिटेशन, ट्रीज़ और इस तरह की या रोड्स, रेल्स आपको नहीं देखने को मिलेंगी। लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. Very little agriculture possible here since this region does not receive any rain and is covered in snow for the large part of the year. अब आप इस चीज़ को समझें कि लद्दाख जो है वो एक डेजर्ट एरिया है, एक मरुस्थल है जहाँ पर ज़्यादातर माउंटेन्स हैं. ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में ये आता है. बहुत कम एग्रीकल्चर यहाँ पर होती है क्योंकि यहाँ पे रेन कम होती है, बारिश बहुत कम होती है, और यहाँ पर ज़्यादातर एरिया स्नो यानी कि बर्फ़ से ढका रहता है और काफ़ी लंबे अरसे तक, मतलब साल के कुछ ही महीने यहाँ पर बर्फ़ नहीं होती है, बाकी पूरे साल यहाँ पर बर्फ़ ही जमी रहती है. देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन दिस रीजन. बहुत कम पेड़ हैं जो यहाँ पर उग पाते हैं. फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ. अब आप सोच के देखिए कि जब गर्मियाँ आएंगी और बर्फ़ पिघलेगी तभी यहाँ के लोगों को पानी पीने को मिलता है. तो व्हाट दे डू कि समर्स आती है, जैसे ही बर्फ़ पिघलती है वो पानी को स्टोर करके रखते हैं और पूरे साल चलाते हैं. नाउ पीपल हेयर कीप शीप एंड गोट्स. द गोट इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना wool. This wool is prized and pashmina shawls cost a lot of money. The people in Ladakh carefully collects the wool of the goat and sell this to traders from Kashmir. पश्मीना शॉल आर चीफली वुवन इन कश्मीर. इसमें आप समझें कि ज़्यादातर लद्दाख के लोग गोट्स को ही पालते हैं, गोट्स और शीप को. ठीक है, गोट्स वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि उन पे से जो वूल मिलती है, जो ऊन मिलती है, उसको बोलते हैं पश्मीना, और वो बहुत ही कीमती होती है, बहुत ही महंगी बिकती है और बहुत ही होती है. इस पश्मीना के ज़रिए वो वूवन करते हैं, शॉल्स बनाते हैं और कश्मीर में बेचते हैं. कश्मीर में अक्सर आपको पश्मीना शॉल मिलेगी और यहाँ पर इस पे थ्रेडवर्क से बेचा जाता है. द पीपल मीट एंड मिल्क. लोग यहाँ पे मीट भी खाते हैं और मिल्क भी पीते हैं. प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर. चीज़ और बटर आपको कॉमनली यहाँ पे मिलेगा. ईच फैमिली और सम गोट्स, काउज एंड याक्स और काउज. यहाँ पर यूजुअली आपको लोगों के पास सबसे ज़्यादा गोट्स और काउज या फिर याक ज़रूर मिलेंगे. क्या आप दिल्ली में रह के ये सोच सकते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं. Being a desert did not mean that Ladakh did not attract a share of traders. अब ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर डिज़र्ट्स है तो वहाँ ट्रेडर्स नहीं आते होंगे. ऑब्वियसली वहाँ ट्रेडर्स आते हैं. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया वहाँ पश्मीना बहुत ज़्यादा फेमस है. सो इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासेस थ्रू विच कारवान्स ट्रैवल्ड टू व्हाट इज़ टुडे कॉल्ड एज तिब्बत. यहाँ से सबसे पास हमें मिलेगा तिब्बत.
सो तिब्बत जाने के लिए जो एक रूट निकलता था वो लद्दाख से निकलता था, और अक्सर लोग तिब्बत जाने के लिए लद्दाख के रूट को ही अपनाया करते थे। दीज कारवान्स कैरी टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कार्पेट्स। ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो इंडिया में आते थे, वो यहाँ से स्पाइसेस, कार्पेट, सिल्क, ये सब चीज़ों को यूज़ करके और लद्दाख के थ्रू होते हुए तिब्बत लेके जाते थे, या तिब्बत से आते थे लद्दाख के थ्रू आके इंडिया में लेकर आते थे। सो लद्दाख इज़ अ प्लेस जहाँ पे ट्रेडर्स भी आते थे। यहाँ पे पश्मीना शॉल बहुत फेमस है। एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत कम होता है क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, और ये एक डिज़र्ट एरिया है। यहाँ पर अक्सर लोगों को पानी की प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि बर्फ़ जमी रहती है, और बर्फ़ के पिघलने पे ही लोगों को फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो पाता है। अब इन सब चीज़ों को याद रखेंगे आप, और आगे देखते हैं यहाँ के हम रिलीजियस कल्चर की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि बुद्धिज़्म रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख। बुद्धिज़्म जो है वो तिब्बत गया कैसे था, लद्दाख से होते हुए ये रिलीजन वहाँ गया था। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लिटिल तिब्बत। ओके, लद्दाख को और क्या कहा जाता है, लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो, यानी कि तकरीबन 400 साल पहले यहाँ पर मुस्लिम रिलीजन को इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, एंड देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर, और यहाँ पर अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन भी मिलती है। लद्दाख इज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। यहाँ पर आपको एक रिच ट्रेडिशन मिलेगा जहाँ पे सॉन्ग्स और पोएम्स होती हैं। लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे एक रिलीजन है मुस्लिम, एक रिलीजन है बुद्धिस्ट, और दोनों ही रिलीजन में डाइवर्सिटीज़ बहुत है, लेकिन से कॉमन चीज़ क्या है, केसर सागा, अ कॉमन लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतन नेशनल एपिक यहाँ पर गाया और सुना बहुत मशहूर जाता है। अब हम चलते हैं केरला, द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब देखते हैं कि इनके पास क्या है, फिर हम इनके डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे और कॉमन थिंग्स के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट केरला। केरला इज़ अ स्टेट in the southwest corner of India. It is surrounded by sea on one side and hills on the other. अब केरला में क्या है, केरला साउथ वेस्ट और कॉर्नर ऑफ इंडिया है। यहाँ पर सी, समुद्र से ये घिरा हुआ है, एक साइड पे समुद्र है और दूसरी साइड पे हिल्स है। A number of spices like pepper, clove and cardamom are grown on these hills. Okay, यहाँ पे पेपर यानी कि मिर्च, काली मिर्च जिसे हम लोग कहते हैं, पेपर आपको बहुत मिलेगा, क्लोव्स लौंग बहुत मिलेगी, और कार्डमम इलायची बहुत मिलती हैं। इट इज़ अ स्पाइस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स, और यही स्पाइसेस हैं जो यहाँ पे ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करती हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको पॉइंट आउट करूँ तो लद्दाख में आपको याद है कि क्या चीज़ ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करती थी, यस, पश्मीना वूल, जिससे पश्मीना शॉल बनाई जाती है, वो ट्रेडर्स को बहुत अट्रैक्ट करती थी। जूइश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हियर, और यहाँ पर सबसे पहले कौन आए थे, जूइश और अरब ट्रेडर्स आए थे। अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस is believed to have come here nearly 2000 years ago. कम से कम 2000 साल पहले यहाँ पे जूइश, यहाँ पर एक अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट आए थे, सेंट थॉमस, जिन्होंने यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को फैलाया था। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम, बहुत सारे अरब ट्रेडर्स भी यहाँ पर आए, यहाँ सेटल डाउन हुए, जैसे कि इब्न बतूता, वो 700 ईयर्स अगो यहाँ पर आए थे, 700 साल पहले, जिन्होंने यहाँ पर आने के बाद एक ट्रैवल व्लॉग लिखा था जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि यहाँ पर मुस्लिम्स हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है मुस्लिम्स की केरला में। द पोर्तुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम द यूरोप वेयर वास्को ड गामा लैंडेड विद हिज शिप हियर, और यहाँ पर वास्को ड गामा ने भी लैंड किया था अपने शिप्स के थ्रू, उन्होंने सी रूट ढूंढा था। तो काफ़ी ट्रेडर्स आप देख रहे हैं, बहुत फेमस ट्रेडर्स यहाँ पर आए थे बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस। क्योंकि इतनी ज़्यादा हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स सच एज जुडेशियम, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलीजन्स, कितने अलग अलग तरह के रिलीजन्स हैं यहाँ पे। इसी तरीके से आपने लद्दाख में देखा था, लद्दाख में मुस्लिम्स भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, यहाँ पे भी अलग अलग तरह के रिलीजन्स अवेलेबल हैं। द
फिशिंग नेट यूज्ड हियर इज लुक एग्जैक्टली लाइक चाइनीज फिशिंग नेट। यहाँ पर जो फिशिंग नेट यूज होती है आप देख सकते हैं, ये फिशिंग नेट, जिस तरह की फिशिंग नेट यहाँ पर यूज होती है ठीक इसी तरह की फिशिंग नेट आपको चाइना में भी मिलेगी। और इसका नाम क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, चीना वाला। चीना वाला इसको बोला जाता है, इस फिशिंग नेट को। और यहाँ पे कुछ यूटेंसिल्स भी आपको ऐसे मिलेंगे जो फ्राइंग के लिए बर्तन इस्तेमाल होते हैं। कुछ ऐसे बर्तन मिलेंगे जिनका नाम है चीना चट्टी, और चीना चट्टी इस तरह के बर्तन है जो आपको चाइना में भी मिलेंगे। द चीन वर्ड बेसिकली मीन्स चाइना। ओके, the fertile land and climate are suitable for growing rice and majority of people here eat rice, fish and vegetables। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लाइमेट इतना अच्छा होता है, लैंड इतना फर्टाइल है कि यहाँ पे राइस, फिश, वेजिटेबल्स आपको बहुत देखने को मिलेंगी। ये बोट देख रहे हैं आप, दिस बोट इज बेसिकली कहाँ मिलेगी आपको, ये इतनी लंबी बोट आपको कहाँ मिलेगी, केरला में। दिस इज अ वेरी फेमस बोट ऑफ केरला, बहुत ही खूबसूरत जगह है जाने के लिए। और इसी तरीके से अब आप मेरे को डिफरेंसेस बताएं। आपने लद्दाख में देखा वो एक डेजर्ट था, वहाँ पर वेजिटेशन नहीं होता था, वहाँ एग्रीकल्चर नहीं था, जबकि केरला में अच्छा खासा एग्रीकल्चर है। वहाँ का क्लाइमेट अलग है, केरला में एक मॉडरेट टाइप का मौसम रहता है, ना बहुत ठंड ना बहुत गर्मी। ओके, और लद्दाख में बहुत ठंड है क्योंकि वहाँ अक्सर पूरे साल सिर्फ बर्फ़ रहती है, यहाँ बारिश बहुत होती है और यहाँ पर लद्दाख के अंदर बारिश बहुत ही कम होती है। कॉमन चीज़ें क्या होगी, दोनों ही जगह ट्रेडर्स आए, यहाँ पर पश्मीना शॉल के लिए आए और यहाँ पर स्पाइसेस के लिए आए। आपने देखा ना, यहाँ पे इब्न बतूता आए, यहाँ पे वास्को डिगामा आए, और यहाँ पर आपने देखा तिब्बतन बहुत आए। यहाँ पर आपको बुद्धिज़्म बहुत मिलेंगे, आपको यहाँ पर मुस्लिम धर्म बहुत मिलेगा। सो ये सब चीज़ें इनमें कॉमन है। ट्रेडर्स को बहुत अट्रैक्ट किया इन दोनों ही जगहों ने, और ये दोनों ही जगह आपस में बहुत डाइवर्सिफाइड है। आप देखिए केरला के अंदर चाइनीज़ नेट, जिसमें चाइना और केरला के बीच का डिफरेंस आप सोचिए कितना लंबा है, तो भी यहाँ तक चाइनीज़ नेट पहुँची है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोग ट्रैवल करते थे और अपने साथ अपनी ही से जुड़ी, अपने कल्चर से, अपने रिलीजन से, अपने ट्रेड से जुड़ी चीज़ों को लाते थे और यहाँ लाकर उन्हें सेटल डाउन कर दिया करते थे। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाइल केरला and Ladakh are quite different in terms of their geographical feature, the history of both the regions has been similar cultural influence। यानी कि आप ये देखेंगे कि हालांकि ये डिफरेंट है, जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल वे में ये बहुत अलग है, लेकिन इनके पास सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंस है। और बोथ द रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स, और दोनों ही तरफ अरब और चाइनीज़ ट्रेडर्स का आना जाना काफ़ी था। It was the geography of the Kerala which allowed for the cultivation of spices। और ये जोग्राफी ही थी केरला की जिसकी वजह से यहाँ पे स्पाइसेस का कल्टिवेशन हुआ, और ये जोग्राफी का लोकेशन था जिसकी वजह से लद्दाख के अंदर वूल सबसे ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से ट्रेडर्स का यहाँ आना हुआ। सो आप यहाँ पे क्या समझ सकते हैं इससे, द हिस्ट्री एंड द जोग्राफी आर ऑफन टाइड इन अ कल्चरल लाइफ ऑफ द रीजन। यानी कि अगर हम बात करें कि किसी भी स्टेट का, किसी भी रीजन का कल्चर कैसा है, तो उसके लिए आपको उसकी हिस्ट्री, उसकी जोग्राफी को समझना उतना ही ज़रूरी हो जाता है। The influence of diverse cultures is not merely a thing of past. Our present lives are all about moving from place to place for work, or with each move our cultural traditions and way of life slowly become part of new place we are in। So basically क्या होता है कि हमारा सिर्फ पास्ट, हमारी सिर्फ जोग्राफी ही हमारा कल्चर डिसाइड नहीं करती है, वो आज भी डिसाइड करती है। आज भी हम अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में जाते हैं, अपने कल्चर को साथ लेके जाते हैं और उन चीज़ों को धीरे धीरे बदलते हैं। आप समझ सकते हैं पहले कितने अलग तरह के रीति रिवाज होते थे, आज नहीं होते हैं। तो इन सब चीज़ों के अंदर क्यों चेंजेस आए, क्योंकि स्लोली वी मूव्ड, हमने धीरे धीरे उस हिस्ट्री को बदला भी है, हमने धीरे धीरे जोग्राफी को भी बदला है, धीरे धीरे हमारी चीज़ें बदल रही हैं, और उसी की वजह से हमारे प्रेजेंट का भी अच्छा बड़ा इन्फ्लुएंस होता है हमारे आज के रीजन पे, हमारे कल्चर पे, हमारी लैंग्वेज पे बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। नाउ यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
नाउ दिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब है कि डाइवर्सिटी, अब आप डाइवर्सिटी कहेंगे भिन्नता और यूनिटी कहेंगे एकता, तो भिन्नता के अंदर ही एकता होती है, ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और इसको आप कैसे समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं, हम सब अलग हैं। आपने देखा केरला में तो एक अलग ट्रेडिशन, अलग तरीके की ज़िंदगी चल रही है, लद्दाख में एक अलग ट्रेडिशन, अलग तरह की ज़िंदगी चल रही है, लेकिन लद्दाख के लोग भी इंडियन हैं और केरला के लोग भी इंडियन हैं, वो भी ट्रेड करते हैं, ये भी ट्रेड करते हैं। तो आप समझ रहे हैं, भिन्नता के अंदर ही एकता होती है। इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, यानी कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है इसे हमने हमेशा अपनी एक स्ट्रेंथ की तरह ही देखा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है हमारा फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। जब ब्रिटिशर्स हमारी इंडिया में आए थे तो उन्होंने सोचा था कि हम इतने अलग हैं, वो हमें काट सकते हैं और हम पे रूल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने उन्हीं भिन्नताओं को एक साथ मिलाया और उन्हीं भिन्नताओं को मिला के एकता बनाकर हम उनसे लड़े भी और हमने अपने देश को आज़ादी दिलवाई भी। India's freedom movement had thousands of people of different backgrounds in it. They worked together to decide joint action. They went to jail together and they found different ways to oppose the British. उन्होंने अलग अलग लोग आए, अलग अलग सोच के लोग आए, वो अलग अलग तौर तरीक़ों को लेके आए जिससे के ज़रिए हम ब्रिटिशर्स के से लड़ सकें और उनसे अपने वतन के लिए जीत हासिल कर सकें, और वो हमने करी भी। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट, जबकि ब्रिटिशर्स ने इंटरेस्टिंगली क्या सोचा था, उन्होंने सोचा था कि इंडिया में इतनी डिफरेंसेस हैं, दे कुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे आर सो डिफरेंट एंड देन दे कैन कंटिन्यू टू रूल देम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट ब्रिटिश। लेकिन लोगों ने उन्हें दिखाया कि हम अलग ज़रूर हैं लेकिन हम यूनाइटेड हो सकते हैं और ब्रिटिशर्स से एक होके लड़ भी सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी एक पोएम है इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन IPTA के द्वारा, आप इसे ज़रूर पढ़ें और समझने की कोशिश करें। आगे देखते हैं, ये गाना कब लिखा गया था। ये गाना लिखा गया था जलियांवाला बाग के मैस्केयर के बाद, जो कि अमृतसर में हुआ, जब ब्रिटिश जनरल डायर ने ओपन फायर कर दिया था लोगों के ऊपर, जिसके अंदर हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, men and women, Hindu, Sikh and Muslim, rich and poor had gathered to protest against the British। और ये बहुत ही साइलेंट प्रोटेस्ट था। जब जनरल डायर वहाँ आए और उन्होंने सब पे गोलियां चला दी, अंधाधुंध फायर कर दिया, ओपन फायर कर दिया, और उसमें सारे ही लोग मारे गए, चाहे वो बड़े हों, बुजुर्ग हों, औरतें हों, बच्चे हों, आदमी हों, सब लोग उसमें मारे गए थे। उसके बाद इस एक गाने को लिखा गया था ताकि लोगों के अंदर एक यूनिटी बनी रहे, लोग उस मैस्केयर से ये बात याद रखें कि हर किस्म का आदमी मरा था हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, और हम हर एक डाइवर्सिटी होने के बाद भी एक ही हैं और एक ही रहेंगे। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle served as a constant reminder of our country's rich tradition to respect फॉर डाइवर्सिटी। यानी ये जो सॉन्ग्स और सिम्बल्स फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान बनाए गए थे, उसके अंदर वो इसीलिए बनाए गए थे ताकि हमें ये हमेशा याद रहे कि हम एक हैं, हमें एक ही बनाया गया है और हम एक ही कंट्री को बिलोंग करते हैं। हम भले ही अलग भाषा बोलते हों पर हमारी कंट्री एक है, हमारा मोटिव एक है और हम सब यूनिटी में ही रहेंगे, बेशक हम कितने भी डाइवर्सिफाइड हों। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं, इसमें आप देखिए ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं जो अपनी फर्स्ट स्पीच दे रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिया को। नाउ इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया by Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from outside, but rather it was something deeper and within its fold। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी यही कहना चाहते हैं कि इंडियन यूनिटी जो है वो इम्पोज्ड नहीं है। हमारी यूनिटी जो बनी है वो हमने ज़बरदस्ती लोगों को इकट्ठा नहीं किया है कि हम एक है, हम इंडिया है, हम एक है, नहीं। यहाँ पर लोगों ने अपने आप को एक मोटिव से बांधा। जब मराठास ने देखा कि उन्हें भी ब्रिटिशर्स तंग कर रहे हैं, जब राजपूत ने देखा उन्हें भी ब्रिटिशर्स तंग कर रहे हैं, तो वो दोनों साथ मिलके लड़े ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट।
और हमने अपनी कंट्री को एक बनाया। सो सब लोग अपनी मर्जी से अपने लिए अपने दिल से लड़े थे, किसी ने उन्हें फोर्स नहीं किया। सो वी आर नॉट अ यूनिटी बाय फोर्स, वी आर यूनिटी बाय आवर हार्ट। ओके, इट इज अ फोल्ड वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ द बिलीफ। हम लोग अपनी मर्जी से एक हुए हैं, अपने बिलीफ के लिए एक हुए हैं, अपने कस्टम के लिए एक हुए हैं, जो हमने प्रैक्टिस किया, वेरियस वेराइटी ऑफ एक्नॉलेजमेंट एंड इवन एनकरेज्ड इट। हमने इकट्ठे हुए और हमने लड़ाई लड़ी और हम जीते। सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक वो फ्रेज है जो नेहरू जी ने ही दिया था हमारी कंट्री के लिए। आप जानते हैं इंडियाज नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ यूनिटी इन इंडिया। यूनिटी इन इंडिया को समझाने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर का हमारा नेशनल एंथम एक और ऐसा ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिससे हम समझ सकते हैं कि यूनिटी इन इंडिया बहुत ज़रूरी है और हमेशा ही रही है। इसके साथ हम अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं विच आर वेरी वेरी सिंपल टू डू। अगर आपने मेरी तीनों की तीनों वीडियोस देखी हैं तो आप समझ सकते हैं कि इन आंसर्स को करना बहुत ही आसान है। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो हमारी वीडियोस को लेके तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और हम जल्द लौटेंगे अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।